Good morning, students. Hope you all are fine. I'm Meenakshi, your bio teacher. So today we're going to discuss about the case study which is held in Delhi. तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली 1990s में अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ अगर हम काउंट करें तो 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ रैंक की गई थी और उनमें से दिल्ली की जो रैंक थी वो थी 4th. सो 1990s में, ऐसा नहीं कि 90s में ही की थी, इट वॉज मे बी लाइक 91 92 में भी. एंड आउट ऑफ 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन जो दिल्ली है, इंडिया की जो दिल्ली है, उसमें उसका रैंक जो था आउट ऑफ 41 वॉज द 4th वन. ठीक है, तो विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल ट्रैफिक, दिल्ली लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन. और हम बात करते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन को, तो ये कहा गया था कि दिल्ली में इतनी कार्स हैं कि अगर हम गुजरात और वेस्ट बंगाल की कार्स को अगर मिला के भी रखें तो दिल्ली में उससे कहीं ज़्यादा है. एंड इसी रीज़न से 1990s में जो स्ट्रैटेजीज़ आई थी और यू कैन से कि रैंक रखा गया था कि कौन सी पॉल्यूशन सिटी में, कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इट वाज फाउंड टू बी दिल्ली. क्लियर? सो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ गया था उस दौरान जब ये चीज़ें नॉर्म्स रखे गए थे. तो वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, अब नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सभी को अपने काम से मतलब होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर लविंग होते हैं लोग. तो अगर देखा जाए तो उन लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक गवर्नमेंट को, आप कह सकते हो कि ऑर्डर दिया कि विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड विद द अप्रोप्रिएट मेजर्स यू स्विच द पब्लिक ट्रांसपोर्ट like buses from diesel to the compressed natural gas. ठीक है. सो आप पब्लिक ने जब इस लिटिगेशन को लगाया, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जो दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट है उसको डीजल से हटाकर सीएनजी में चेंज किया जाए. ठीक है. तो इसके साथ जो हमारे एक्टिविटीज़ थे जिन्होंने ये फाइल किया था, तो सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया. एंड बाय द एंड ऑफ 2002 ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन सीएनजी. 2002 के ख़त्म होने से पहले, ठीक है, इस पर लागू किया गया कि जो दिल्ली की जो बसेस हैं वो सारी जो हैं वो सीएनजी में चेंज कर दी गई. ठीक है. सो यू मे आस्क द क्वेश्चन हैज़ टू वाई सीएनजी इज़ बेटर दैन डीजल. ऐसा क्या था सीएनजी में कि सारी जो बसेस हैं वो डीजल से सीएनजी पर चेंज कर दी गई. सबसे पहली बात तो जो सीएनजी है वो चीप है, इट इज़ मोर एफिशिएंट. ठीक है, चीपर दैन पेट्रोल एंड डीजल. एक तो चोर उसे चुरा नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि बॉटल में भर लिया, बाइक से निकाल लिया, गाड़ी से निकाल लिया, ऐसा नहीं है. ठीक है, उसमें मिलावट भी ज़्यादा नहीं की जा सकती. तो इस तरह की कुछ जो पॉइंट्स थे जिनका आंसर हमें यहाँ मिल रहा है कि सीएनजी इज़ बेटर दैन पेट्रोल एंड डीजल. फर्स्ट थिंग, सीएनजी इज़ cheaper than petrol and diesel. Second thing, it cannot be siphoned by the thieves. The third one, it cannot be adulterated by like petrol and diesel. लेकिन द मेन थिंग जो हमारे सामने उस दौरान आई कि हमें स्विच करना था डीजल से सीएनजी में, क्योंकि आप देख सकते हो कि डीजल एंड पेट्रोल के लिए तो डिफरेंट जो हमारे स्टेशंस हैं वो जगह जगह बनाए गए हैं, पेट्रोल पंप्स वगैरह, डीजल पंप्स जो बनाए गए. सीएनजी क्योंकि उसको लागू करना था तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि हमें डिफ़िकल्टी हुई बेसिकली पाइपलाइन दबाने में. लेकिन आजकल वो प्रॉब्लम्स नहीं है, अब तो हर जगह सीएनजी जो है वो अवेलेबल है. द मेन प्रॉब्लम वॉज विद द स्विचिंग ओवर टू सीएनजी इज़ डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन द पाइपलाइंस टू डिलीवर सीएनजी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पम्प्स एंड ensuring an uninterrupted सप्लाई. तो शुरू में ये दिक्कत आई थी, लेकिन अब साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप्स हैव बीन टेकन, अब सब कुछ ठीक है. ठीक है. सो इस दौरान जब हमने ये चीज़ें लागू करवाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में, तो उस समय हमें पोल्यूशन में भी गिरावट देखने को मिली. आप देख सकते हो कि इतना सारा काम की ऑर्डर देने के बाद सारी जो दिल्ली की बसेस हैं वो सीएनजी में तब्दील कर दी गई. दूसरा, सीएनजी जो पाइपलाइंस दबाने थे वो शुरू में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन अब वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है. ठीक है.
सेकेंड थिंग इज़ दैट कि CNG में चेंज हो गया। दूसरा था फेजिंग आउट। फेजिंग आउट का मतलब क्या है यहाँ पर? फेजिंग आउट, आप देखोगे कि कुछ गाड़ी, आप नई गाड़ी लेते हो तो उसकी उम्र बता दी जाती है कि 10 या 15 साल, है ना। ये एक लॉ है कि कोई भी गाड़ी है वो 10 या 15 साल तक चलेगी, उसके बाद उसको फेज आउट कर दिया जाएगा। तो दिस रूल हैव बिन टेकन इनटू द अकाउंट। एंड सेकेंड थर्ड थिंग वाज दैट कि जो लेड की कॉन्सेंट्रेशन है या सल्फर की जो कंटेंट हो, बिल्कुल ही कम हो। क्योंकि अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हम लेड फ्री पेट्रोल और डीजल यूज़ करेंगे तो हमारा जो कैटालिटिक कन्वर्टर वो एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन जिस पेट्रोल और डीजल में ये लेड होगा वहाँ पे हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर को प्रॉब्लम होगी, वो उतनी एफिशिएंटली से काम नहीं कर पाएगा, है ना। सो साइमल्टेनियसली द पैरेलल स्टेप हैज़ बीन टेकन इन दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग द व्हीकुलर पोल्यूशन इंक्लूडिंग फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। जो पुराने व्हीकल्स हो गए क्योंकि उनका इंजन जो है वो पुराना हो गया है, अपडेटेड नहीं है, तो उनको हम फेज आउट करें। दूसरा, हम अनलीडेड पेट्रोल और डीजल को यूज़ करें। दूसरा, उसमें लो सल्फर काउंट हो पेट्रोल और डीजल में, ताकि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं व्हीकल में वो एफिशिएंटली काम कर सकें। तो दिट वाज द मेन पॉइंट्स विच बिन टेकन इनटू द अकाउंट, राइट। नाउ जो इंडियन गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू auto fuel policy had laid out a roadmap to cut down the vehicular pollution in Indian cities. More stringent norms for fuels mean steadily reducing the sulfur and aromatic content in the petrol and diesel fuel. Yes. So अब अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कई बार आप गाड़ी लेके जाते हो तो जो काफ़ी सारे एक सेंटर्स बनाए गए हैं जगह जगह पोल्यूशन को चेक करने के लिए। अगर आपकी गाड़ी का वो पोल्यूशन लेवल चेक करते हैं बेसिकली, तो वो एक स्टिकर लगाते हैं आपकी गाड़ी में कि आपकी गाड़ी में इस तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो पोल्यूशन लेवल चेक किया जाता है। इंजन, जो नई गाड़ियाँ बनाई जाती हैं उनका इंजन अपग्रेड हो, पुराना ना हो, एफिशिएंट हो, अनलीडेड, जिसमें पेट्रोल डले बेसिकली, ठीक है। सो इस तरह के बेसिकली स्टेप्स उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के दौरान, ताकि जो हमारी एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। अगर हम बात करें तो यूरो नॉर्म्स चलाए गए थे हमारे भारत में। यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको कि यूरो 2 नॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल द स्टिपुलेट दैट सल्फर शुड बी कंट्रोल्ड। अब यूरो 2 के नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने बताया कि हमारे जो पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल में कम से कम 150 पार्ट्स पर मिलियन किसकी कंटेंट हो? सल्फर की कंटेंट हो। किसके अंदर है ये? पेट्रोल के अंदर। डीजल के अंदर कितनी है? 350 पार्ट्स पर मिलियन इन केस ऑफ डीजल, ठीक है। दूसरा, ये तो था गवर्नमेंट की तरफ से कि इतना सल्फर कंटेंट होना चाहिए, इतना डीजल के अंदर होना चाहिए, इतना पेट्रोल के अंदर होना चाहिए। लेकिन यूरो 2 नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने कहा कि बेसिकली इसके अंदर 50 पार्ट्स पर मिलियन और हम इसमें कम कर सकते हैं, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान ना हो। ये तो था सल्फर कंटेंट के बारे में। एरोमेटिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन की गई है। आप देख सकते हैं 42% of concerned fuel, and that is the account of the aromatic hydrocarbons that should be present in the sulfur and petrol. क्लियर? तो वो भी उन्होंने कहा कि उसको भी हम घटाकर कम से कम 34 to 35% हम कर सकते हैं, ठीक है। यूरो 2 नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने कहा कि सल्फर और एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही कम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। और लेड की तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि लेड होगा तो हमारे जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। तो जो सल्फर का जो लेवल है या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के अंदर थी 150 ppm एंड डीजल के अंदर थी 350 ppm। सो इनको 50, आप कह सकते हो 50 और इसमें से कम कर दिया यूरो 2 नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है, तो ताकि जो एफिशिएंट काम कर सके, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सो इट वॉज रिड्यूस टू अबाउट, आई टोल्ड यू अबाउट 34 to 35% अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल द व्हीकुलर इंजन्स विल ऑल्सो भी नीड टू अपग्रेडेड। आई टोल्ड यू कि जो व्हीकल्स के इंजन होने चाहिए वो भी अपग्रेडेड होनी चाहिए। अब जो भारत स्टेज 2 था, जो नॉर्म्स अभी मैं आपको बता रही थी यूरो 2 नॉर्म्स, तो वो भारत का स्टेज 2 नॉर्म्स था जिसको करेंटली प्लेस किया था काफ़ी सिटीज़ में।
ये जो मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन अभी बताई कि 150 ppm 350 ppm, बट जो पोल्यूशन लेवल है वो चेक करना चाहिए, सल्फर कंटेंट बिल्कुल कम होनी चाहिए, एरोमेटिक की कम होनी चाहिए, लेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फेजिंग आउट होनी चाहिए व्हीकल्स की, CNG यूज़ करना चाहिए। तो वो काफ़ी सिटीज़ में यूज़ किया गया, जिसमें से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा। ठीक है, इन सभी के जो ऑटोमोबाइल्स हैं उन पे ये काम शुरू कर दिया गया, और ये शुरू किया गया April 1, 2005। ठीक है, all automobiles and fuel petrol diesel were have to meet Euro 3 emission specification in these 11 cities from April 1, 2005 have to meet the Euro 4 norms by April 1, 2010। अब डिफरेंट नॉर्म्स यहाँ पे प्लेस किए गए, यूरो नॉर्म्स 3, यूरो नॉर्म्स 4। तो उनको याद करने के लिए बेसिकली है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बता रखा है कि 2010 तक जो यूरो 3 है एंड यूरो 4, ठीक है, उसको भी यूज़ किया गया। और रेस्ट ऑफ जो कंट्रीज़ आप कह सकते हो, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनमें एप्लीकेबल, या सिटीज़ जो हैं उनमें एप्लीकेबल किया गया। तो इनको याद करने का तरीका है बेसिकली, जो आपके व्हीकल्स हैं आप उनमें देख सकते हैं कि अगर 4 टायर में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मेजर, जो सबसे बड़ा है 4 ट्रक्स, 4 कार, 3 ऑटो एंड 2 इज़ बाइक। 2 यहाँ पे टायर्स की बात हो रही है, ये नंबर्स जो दिए गए हैं यहाँ पे 4 4 3 2। सो हैवी व्हीकल्स में हमारे ट्रक, ठीक है, फिर आते हैं कार, 3 टायर में आते हैं ऑटो एंड 2 टायर में बाइक। तो बाकी सभी में जो नॉर्म्स जो यूज़ किए गए थे, 4 में सबसे जो पहले दिया गया 3, और जो 4 यहाँ सेकंड नंबर पे दिया गया, यहाँ पे था हमारा यूरो 4 नॉर्म, राइट। बाकी सभी में 3 को यूज़ किया गया, ठीक है। और जितने भी आप ये कह सकते हो कि जितने भी नॉर्म्स यहाँ दिए गए हैं 3 वाले, ये वाला ये एप्लीकेबल थे थ्रू आउट द कंट्री इन द अक्टूबर 2010, ठीक है। और जो ये सेकंड दिया गया है जो बेसिकली अबाउट द कार था, ये स्पेसिफाई किया गया था 13 सिटीज़ में, जो मैंने आपको बताई अभी कि उसमें दिल्ली, मुंबई, कानपुर, पुणे, सूरत, राइट। और ये लागू कह दिया गया था कि 2010 तक ये फॉलो किया जाए, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द नॉर्म्स इन द भारत। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया में, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 1981 में एक प्रिवेंशन एक्ट आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1980, बट इट वाज अमेंडेड इन 1987। और उसके साथ एयर पोल्यूशन के साथ साथ उन्होंने नॉइस को भी इंक्लूड किया, ठीक है। इट वाज अ मेजर कॉज फॉर दिस साउंड, यू कैन से। कोई भी अनडिज़ायरेबल साउंड हाई लेवल की जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉइस, ठीक है। वी हैव गॉट टू यूज टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड्स विद प्लेजर एंटरटेनमेंट, नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइस कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स। शादी में, पार्टियों में डीजे लगता है, काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ साउंड जो है उसमें प्रोड्यूस होती है। हम उस समय प्लेजर में ये भूल जाते हैं, एंटरटेनमेंट में भूल जाते हैं कि वो जो साउंड है, इतनी ज़्यादा साउंड हो सकता है किसी को साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर करे। फिजियोलॉजिकल जो आपको शारीरिक नुकसान होंगे, दूसरा साइकोलॉजिकल आपको जो आप कहते हैं मानसिक तनाव जो होते हैं, किसी को यू कैन से ज़्यादा आवाज़ से डर लगता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो ह्यूमन को फेस करने पड़ सकते हैं। जितनी बड़ी सिटीज़ होंगी उसके उतने ही बड़े बड़े फंक्शंस होंगे, उतनी ही ज़्यादा नॉइस होगी। आप देख सकते हो जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे पोल्यूशन एयर भी का भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पे, तो नॉइस भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। सो आप कह सकते हैं कि एक ब्रीफ एक्सपोजर जो है एक्सट्रीमली हाई लेवल साउंड का, और अराउंड मतलब साउंड को मापने की जो यूनिट होती है वो डेसिबल है, तो ये आप कह सकते हो 150 डेसिबल और उससे ज़्यादा जो जनरेट होती है वो हमारे लिए, हमारे कानों के लिए, हमारे ईयर ड्रम के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब ज़्यादा साउंड, इतनी ज़्यादा साउंड, तो जेट प्लेन जो है, रॉकेट्स जो हैं, दे कैन इवन डैमेज योर ईयर ड्रम्स, राइट। तो क्रोनिक जो एक्सपोजर रहता है हाई साउंड के लिए ना, उसमें हमें परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। क्लियर। नॉइस ऑल्सो कॉजेज स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती आपको, इंक्रीज हार्ट बीट हो जाती है, ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत होती है, स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, डिप्रेशन में आप आ सकते हैं। तो दीज आर सम लाइक ड्रॉबैक्स ऑफ द हाई साउंड। So considering the many dangerous effect of noise pollution,
Can you identify the unnecessary sources of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody? तो इतने सारे जो इफ़ेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो आपके आसपास आप बता सकते हैं कि इस तरह की ज़्यादा साउंड जो है कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, और उसको आप बंद करा सकते हो कि ताकि किसी को फाइनेंशियल लॉस भी ना हो. ठीक है. सो रिडक्शन ऑफ नॉइस इन आवर इंडस्ट्री कैन बी अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटीरियल या मफिंग नॉइस. दूसरा चीज़, एक तो जो आजकल वॉल जैसी आ गई हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्बेंट मटेरियल से वो बनी होती हैं, तो इस तरह का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा जो साउंड है वो बाहर ना जाए. तो stringent following of laws laid down in the relation to noise, like demolition of horn-free zones around hospitals and school, permission sound levels of crackers and of loudspeaker, timings after which loudspeaker cannot be played, etc. need to be enforced to protect ourselves from the noise pollution. तो अभी आप देखेंगे कि डीजे का टाइमिंग कर दिया गया है कि इतने से इतने बजे तक रात को बजेगा, उसके बाद नहीं बजेगा. देन जो साउंड परमिशन दी गई है. दूसरा, हॉस्पिटल जो जोन है या स्कूल जोन है उनके आसपास इस तरह की जो हॉर्न फ्री जोन्स बनाई गई हैं कि इस तरह का, ताकि उसको जो नॉइज़ पोल्यूशन उसको मिनिमाइज़ किया जा सके. सो that's all for today. So in the next class we're going to discuss about the water pollution and its control. Thank you.